हेलो दोस्तों, दिस इज अभिकी वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आप सोच रहे हो कि चैनल पर नया चेहरा, तो अभी जो है मनीष सर जो है हमें बिजी है, इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जो बच्चे 10th क्लास या 12th क्लास NIOS से स्टडी करते हैं उनके लिए मैं कुछ सीरीज बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं फिजिक्स के जो 12th क्लास से NIOS से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों इन क्वेश्चनों को कर डाला तो लाइव जिंगल आला। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है उनको कवर करेगी। तो दोस्तों आप जानते हो जो आपका फिजिक्स का पेपर आता है वो 80 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का जो होता है आपका प्रैक्टिकल होता है और आपको टोटल जो आते हैं 3 आवर मिलते हैं उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। सेक्शन ए आपका पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस इज द हीटिंग ऑफ गैस इन अ वेसल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके दोस्तों, इसने बोला है कि स्थिर आयतन के किसी पात्र में एक गैस को गर्म करना किस प्रकार की उसकी है प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसने कहा है कि कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उसमें की प्रक्रिया आपका होगा जब जो वॉल्यूम है, आयतन है वो कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे आपका जो प्रोसेस होता है वो 3 तरह से होते हैं दोस्तों ये थर्मोडायनेमिक। एक होता है एडियाबैटिक, एक होता है आइसोकोरिक और एक होता है आइसोबारिक। आइसोकोरिक इसमें जो आपका है वॉल्यूम, आयतन जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन का आंसर था वो यही है, आइसोकोरिक। और तीसरा होता है आइसोबारिक, दोस्तों उसमें आपका प्रेशर होता है। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो इन द फिगर, आपका दोस्तों फिगर देख सकते हो क्वेश्चन में, द पाथ ऑफ अ पैरेलल बीम लाइट, 2 बीम लाइट आ रही है दोस्तों इसमें और ये जो लेंस है लाइट पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके दोस्तों, ये कॉन्वेक्स लेंस है जिससे लाइट पास हो रही है। ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज N2। N2 जो है दोस्तों आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका सिंबल होता है, वो है केप्ट इन अ मीडियम ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। तो दोस्तों आपका जो एयर है उसका मीडियम N1 है। इज सोन हाउ आर द N1 एंड N2 रिलेटेड टू ईच अदर। ओके दोस्तों, तो इसने बोला है, आप फिगर में देख सकते हो कि जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस है और 2 बीम लाइटें आ रही है और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और जो मीडियम का N1 है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा। तो दोस्तों जो आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अपॉन में जो ऑब्जेक्ट उस लेंस से दूर में रखी हुई है उसका रेशो प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यहाँ पे आपका इमेज बन रहा हो, बिंब बन रहा हो, इज इक्वल टू क्या होता है N2 माइनस N1 अपॉन में R। R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसकी त्रिज्या जो ये लेंस है उसकी जो ये कर्वेचर की रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ C पॉइंट होता है, ये आपका क्या कहलाता है R। और ये जो कंडीशन है वो उस टाइम के लिए जब N2 जो है ग्रेटर देन हो N1 से। ओके दोस्तों, यही आपका रिलेशन फॉर्मूला लिखना है, बस और कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच बेसिक मैकेनिज्म प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व्ड इन अ वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन है फोटो डायोड किस मैकेनिज्म मतलब किस क्रिया पे काम करता है और किस प्रिंसिपल सिद्धांत पे वो काम करता है, इसके बारे में बताना। तो दोस्तों आप फोटो डायोड आपने सुना होगा कि आप पहली बार सुन रहे हो फोटो डायोड, ये नहीं दोस्तों, आप सबके पास स्मार्टफोन है, जानते हो सबके पास है स्मार्टफोन। कैमरे को ऑन करोगे तो आप सेंसर के पास अपने हाथ या स्किन या किसी चीज को लेके जाते हो तो वो लाइट अपने आप जल जाता है। क्यों जलता है? तो दोस्तों उसमें एक सेंसर लगा होता है जिसके कारण वो फोटो डायोड एक प्रिंसिपल पे काम करता है जो बताता है कि लाइट चाहिए है। तो दोस्तों इसका सिंबल जैसे होता है, ये हमें ये बताता है कि लाइट जो है उसके ऊपर आ रही है। ये प्रिंसिपल है कि वो लाइट को डिटेक्ट करने के काम आता है। ओके दोस्तों, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसने पूछा मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पे काम करता है। फर्स्ट प्रोसेस होता है इसमें, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, फर्स्ट मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म होता है सेपरेशन, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। और तीसरा मैकेनिज्म होता है इसका कलेक्शन। ये 3 मैकेनिज्म पे यूज करके ये फोटो डायोड वर्क करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, फोटो डायोड वर्किंग। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चन है, चौथे पे अब हम पहुंचते हैं। तो दोस्तों आपका फोर्थ क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ बॉब ऑफ अ सेकंड पेंडुलम ए इज अ डबल द मास ऑफ अ बॉब ऑफ अनदर सेकंड पेंडुलम बी, हाउ देयर टाइम पीरियड रिलेटेड। तो दोस्तों ये फोर्थ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई एक सेकंड पेंडुलम है। तो पेंडुलम आप जानते हो कि जो घड़ी में जो ये
घूम रही होती है वो पेंडुलम ही होती है, मतलब 1 सेकंड में उधर जाती है और 1 सेकंड में वापस आ जाती है। तो 2 सेकंड हो गए। 1 सेकंड अपने यहाँ से जब शुरू हो रही है घड़ी का, आप देखोगे पेंडुलम, तो वो 1 सेकंड में इधर जाती है, वापस 1 सेकंड में वापस आ जाती है। तो टाइम पीरियड यही कहता है, आवर्तकाल जिसे हम कहते हैं, कि अपने जो निश्चित पॉइंट, जहाँ स्थिर पॉइंट है वहां से शुरू होके वो कितने सेकंड में वापिस आया उसी जगह पे, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और कोई भी मास पे डिपेंड नहीं करता आपका टाइम पीरियड। ओके दोस्तों, जो टाइम पीरियड होता है वो आपके मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इस पे मास चेंज कर लो बॉब का या कुछ भी कर लो, वो टाइम सेम ही लेगा। जितना टाइम लेना है 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में आएगा। तो सेकंड्स पेंडुलम जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका टाइम पीरियड जो क्या हो जाएगा, 4th क्वेश्चन का क्या, t = 2 सेकंड। कोई दिक्कत? तो बस कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपकी दिक्कत को खत्म कर। 5th क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जैसा आप क्वेश्चन देख सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सेकंड पॉइंट है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसने बोला है कि हमें किसी की चालकता, कंडक्शन और उसके होल्स और जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, ठीक है, जो जनरेट होते हैं उनसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताने। तो जो सेमीकंडक्टर, इन दोनों के बीच का मतलब वो मत समझना, बीच का जो कि हमारा जो होता है कि कंडक्ट भी करता है, किसी कंडीशन में कंडक्ट करता है, किसी कंडीशन में कंडक्ट नहीं करता। उन्हें हमने 2 भागों में जो है फर्दर डिवाइड कर दिया सेमीकंडक्टर को, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसे हमने बांटा है, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा 2 पॉइंट पूछ रखे कि इंट्रिंसिक और सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमें जो है कंडक्टिविटी के हिसाब से और होल्स पेयर जो जनरेट होते हैं उनके हिसाब से बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर माने जाए तो बिल्कुल प्योर सेमी जो कंडक्टर होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है। ओके दोस्तों, और इनकी लो होती है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये डोपिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी चीज की डोपिंग करते हैं, किसी मेटल को मिला देते हैं या किसी चीज को, तो इसे डोपिंग करने से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने से हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्यों करते हैं हम इसका? क्योंकि इसका हमारे जो जीवन में जो है कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ही नहीं होती हाई, तो यूज क्या करेंगे। तो इसलिए हमें इसे बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं, हम कुछ मिलाते हैं, कोई मेटल मिला देते हैं, उससे ये बढ़ जाती है इसकी कंडक्टिविटी। तो ये होती है डोपिंग करने से। और ये 2 तरह के होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इन्हें भी फर्दर 2 टाइप में बांटा गया है। एक होता है एन टाइप है, पी टाइप। तो ये 2 भागों में बांट दिया गया है, एन टाइप और पी टाइप। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 भागों में बांटे। तो इसकी जो होती है कंडक्टिविटी लो होती है बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनके होल्स पेयर के हिसाब से सेकंड पॉइंट पूछा था। होल पेयर जो होते हैं इसमें नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं, होल्स जो होते हैं NH, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसलिए क्या होता है, इसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है। इसमें जो होता है, इसमें 2 कंडीशन होती है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो इसमें एन पी टाइप में अगर हम बोले तो पी टाइप में जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं हाई होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो एन टाइप होते हैं उनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो लेस देन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ही हमारा सेमीकंडक्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको बस इतना ही लिखना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है उसकी कंडक्टिविटी लो होती है और एक्सट्रिंसिक की ज़्यादा होती है, और एज कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक। और इसकी जो होती है होल्स पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसमें जो होते हैं होल पेयर ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपका 6th क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मास 10 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग विल वी टेक टू ऑब्जेक्ट टू स्टॉप द फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट वेलोसिटी। इसने बोला है कि हम कोई ऑब्जेक्ट है, इसने बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है, और जो जिस तरफ वो वेलोसिटी इस तरफ चल रही है
तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो दोस्तों अब जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो फोर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। और आपका मास दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है उसका मास जो होता है 10 किलोग्राम है और वेलोसिटी जिससे चल रही है वो 10 मीटर पर सेकंड। तो इसने बोला है वो कितने सेकंड बाद उस वस्तु को रुकने में, अगर फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो उस वस्तु को रुकने में कितने सेकंड लगेंगे टोटल, वो पूछ रहा है। तो हम दोस्त सबसे पहले आप जानते हो कि जो न्यूटन सेकंड लॉ था उससे हम क्या जानते हैं, F इजिकल टू ma होता है। तो यहाँ से F और एक m की वैल्यू हमारे पास है, तो a की वैल्यू हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जिसे हम त्वरण कहते हैं। तो F की वैल्यू क्या है -50 और m की वैल्यू क्या है 10, और यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा -5। एक्सेलरेशन जो है वो हमारा आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये जो यूनिट है वो लगाना मत भूलना, क्योंकि यूनिट हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा एक्सेलरेशन निकला है, उसने पूछा टाइम। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशन थी, हम इसमें तीनों यूज़ तो नहीं करेंगे, एक यूज़ करेंगे जिसे हम v इजिकल टू यू प्लस AT, ये इक्वेशन है। इसमें हमारे पास v की वैल्यू जो फाइनल वेलोसिटी है उसने बोला है वो रुक गई है तो 0 हो जाएगी। u की वैल्यू क्या है हम जानते हैं, u इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू फाइंड हो जाए 0 इजिकल टू u की वैल्यू है 10 प्लस a की वैल्यू हम 5 मीटर पर सेकेंड और t की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 10 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी और -5t, t की वैल्यू निकालेंगे तो -10 अपन में -5 डिवाइड हो जाएगी 2, t इजिकल टू 2 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है हमारा, जैसे रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस इज अंडर गोइंग रेडियो एक्टिविटी डीके। इसने बोला है कोई रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है जो कि डीके हो रहा है, डीके मतलब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। व्हाट परसेंटेज ऑफ अ गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट अनडीके आफ्टर टाइम ऑफ 4 हाफ लाइफ पीरियड। इसने बोला है कि कोई सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है, डीके होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो उस डीके होने वाले सब्सटेंस को हम क्या करें, बताना है कि 4 हाफ लाइफ पीरियड के बाद वो कितना बचे। तो दोस्तों इससे पहले आप हाफ लाइफ पीरियड मतलब समझ लो कि हाफ लाइफ पीरियड मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो इनिशियली जितना था वो उसके बाद कितने समय बाद वो हाफ हो जाता है। अभी 10 था तो कितने समय बाद वो 5 हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो इसने बोला है जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या है, 4 है। तो n इजिकल टू हम 4 मान लेते हैं। और डीके का एक फॉर्मूला है n इजिकल टू n0 बाय 2 की पावर n। तो ये जो n है वो किसी समय पे है कि किसी इंस्टेंट टाइम पे, ठीक है। n0 जो होता है हमारा क्या होता है, इनिशियल होता है। 2 की पावर n जो है हमारा हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, डीके पूछ रहा है कि कितने % डीके 4 हाफ लाइफ पीरियड के बाद हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमें ये है n0 2 की पावर n की वैल्यू हमारी क्या है 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n0 बाय 1/16, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होती है 16। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो इसे हमें जब परसेंटेज में चेंज करना आता है तो इस इनिशियल वैल्यू को हम 1 अगर मान ले तो हमारी क्या हो जाती है 1/16 इंटू परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 और डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियली कितना आ जाएगा, ये n 100% 1 था तो 4 हाफ लाइफ पीरियड के बाद उस इंस्टेंट पे वो 6.25% ही बचेगा। ये तो 8th क्वेश्चन आप जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसने बोला है स्टेट द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। इसने बोला है हमें पैरेललों के समांतर चतुर्भुज नियमों को लिखना है। और फिर बोला ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट आर द 2 वेक्टर पी एंड क्यू आर द इंक्लाइंड एंगल थीटा। तो इसने बोला है कि कोई भी दिशा वो दी हुई है, पैरेललोग्राम वेक्टर पहले स्टेट बताना है उसका कि क्या कहता है ये, और उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड बताना है और फिर रिजल्टेंट जो है उसका डायरेक्शन बताना है। तो आप जानते हो कि जो पैरेललोग्राम लो होता है, ये हमारा पैरेललोग्राम लो होता है, ये डायगोनल होते हैं, ये किसी एंगल थीटा पे होता है। तो हमारे जो रिजल्टेंट होता है ये, इसे समझ लो ये P है ये Q है, वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो ये P वेक्टर प्लस Q वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है R इजिकल टू वो होता है a स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा P
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछे तो उस डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan बीटा q साइन थीटा अपॉन में p प्लस q कोस। तो ये आपका रिजल्टेंट का जो होता है वो डायरेक्शन हो जाता है, जो b साइन थीटा प्लस a b कोस थीटा, और b की जगह हम यहाँ पे q और p रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन ने q और p बोला है। और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। यहीं आपका 8th क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ two thin convex lens A and B placed 36 centimeter apart and has a magnifying power 8 in normal adjustment. What will be the focal length of f and f dash of a two lens of a telescope? इसने बोलो टेलीस्कोप आप जानते हो, जैसे कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे हमारी चांद ये सब देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और टेलीस्कोप का यूज हम दूर की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। तो जो टेलीस्कोप देखा होगा, जैसे हम बोलते नहीं है भोपो वाला, वो ऐसा वैसे शेप का होता है, आगे की ओर बड़ा लेंस होता है, पीछे की ओर छोटा लेंस होता है। तो जो हम आई से देख रहे होते हैं, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो होता है, जो आई पीस का होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम देख रहे होते हैं वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये चीज़ जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बड़ा होता है, और आई पीस जो होता है छोटा होता है। तो इसमें हमारा जो कहा है, इसने देख सकते हो, जैसे इसमें बोला 30 सेंटीमीटर अपार्ट रहा, तो इन दोनों का जो फोकल लेंथ का सम होगा वो क्या होगा, 36 के इक्वल। तो एफ नोट जो है प्लस एफ ई, ये दो जो है 36 के इक्वल होंगे। और आप मैग्नीफाइंग पावर जानते हो, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है एफ नोट बाय एफ ई होता है, ये आपका दिया हुआ है 8 के इक्वल। तो इन फर्स्ट इक्वेशन को एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस से डिवाइड कर दूं तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर बन जाता है। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, एफ नोट बाय एफ ई, यहाँ एफ ई से एफ ई को करेंगे 1 आ जाएगा, ये 36 बाय एफ ई आ जाएगा। इस मैग्नीफाइंग पावर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 8, तो ये 8 है, प्लस में 1 हो जाएगा, इजिकल टू 36 हो जाएगा। तो यहाँ से अपॉन में एफ ई आ जाएगा, एफ ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, 36 अपॉन में 9 आ जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एफ ई की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है। तो यहाँ से 4 से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे एफ नोट की, तो एफ नोट की वैल्यू हमारी 32 आ जाएगी। ये हमारे दोनों फोकल लेंथ हो जाते हैं। यहीं पे आपका क्या, ये 9th क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे इसने बोला है ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ अ रिप्रेजेंट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसने सबसे पहले बोला है कि हमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम बनाइए। जैसे आप देख सकते हो फिगर में कि सर्किट डायग्राम कैसे है। ये अगर आपको ये समझना आया तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये सेमीकंडक्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके दोस्तों, कमेंट करके बताया अगर ये समझना आए तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ। जो लेवल डायग्राम है यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर अगर समझना आए तो इसके बारे में आप अगर समझना आए तो आप कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। ओके दोस्तों, जय हिंद।